हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए, नीट एस्पिरेंट्स के लिए और बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जिन लोगों ने पहले ये टॉपिक पढ़ा है और उनको बहुत सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन है इस टॉपिक में, तो उनके लिए हमने 2 पार्ट में ये वीडियो बनाया है। आज हम पहले पार्ट में जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो ब्लड ग्रुप्स के बारे में है। ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनका डिटर्मिनेशन होता है, कैसे तय होता है कि किस टाइप का ब्लड ग्रुप होगा, और ह्यूमन बींग्स में ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस किस तरह से होता है। मदर फादर के ब्लड ग्रुप का पता अगर है तो उनके चिल्ड्रन में, उनके बच्चों में किस तरह के ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं। वो कुछ प्रॉब्लम्स आपको अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इसको हम वीडियो के दूसरे हिस्से में यानी कि सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर से एंटीजन और एंटीबॉडी जो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ये सारा ब्लड ग्रुप का जो सिस्टम है वो बेस्ड है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस बारे में कन्फ्यूजन है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा ये ब्लड ग्रुप्स, एंटीजन, एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट। पहले तो ये जान लीजिए कि ब्लड क्या होता है। तो एक सिंपल डेफिनीशन अगर हम एक लाइन की इस्तेमाल करें तो ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। डेफिनेटली वो हमारी बॉडी का एक ऐसा टिश्यू है जो फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है। ज़रूरत क्यों है ब्लड की? आपने पहले पढ़ा है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें हम अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद वहाँ से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स का पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होना ज़रूरी है ताकि हम उससे ज़्यादा एनर्जी ऑब्टेन कर सकें। इसके अलावा जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारी बॉडी में हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, उसका भी बॉडी में सर्कुलेट होना ज़रूरी है क्योंकि हार्मोन्स अपने टारगेट ऑर्गन पर पहुंचते हैं और फिर अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं। तो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स के सर्कुलेशन के लिए, हार्मोन्स के सर्कुलेशन के लिए, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो गैसेस यूज़ होती हैं, चाहे आपने ऑक्सीजन इनहेल की हो या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हो, तो वो जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एक सर्कुलेटरी मीडियम की ज़रूरत होती है और वो सर्कुलेटरी मीडियम हमारी बॉडी में ब्लड है। तो ब्लड एक सर्कुलेटरी मीडियम की तरह बॉडी में काम करता है जो ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर अमंग टिश्यूज़, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। और ये जो ब्लड है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। आपने पहले पढ़ा हुआ है 10th क्लास में और 11th क्लास में भी पढ़ा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें एक तो सेंट्रल ऑर्गन है हार्ट, जो कि एक पंप की तरह काम करता है और वो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। लेकिन वो पंप होने के बाद ब्लड जो है बॉडी में सर्कुलेट होता है थ्रू आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। तो वेन्स और आर्टरीज और कैपिलरीज का पूरा एक नेटवर्क है हमारी बॉडी में जिसके थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन होता है, लेकिन ब्लड को पंप करने का काम जो है वो हार्ट करता है। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और अगर उसका हम स्ट्रक्चर देखें तो मेनली उसमें 2 पार्ट हैं। एक उसमें ब्लड प्लाज्मा वाला पार्ट है जो उसका फ्लूइड पार्ट है और दूसरा उसमें ब्लड सेल्स का पार्ट है जिन्हें ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं। तो जो फ्लूइड पार्ट है जिसको हम ब्लड प्लाज्मा कह रहे हैं वो स्ट्रॉ कलर्ड, भूसे के रंग का, थोड़ा सा येलोइश या ब्राउनिश कलर का फ्लूइड पार्ट होता है और उसमें जो है ये ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स जो हैं वो फ्लोट करती रहती हैं। अब जो ब्लड सेल्स हैं जिनको हम ब्लड कॉर्पसल्स भी कह रहे हैं वो 3 तरह की होती हैं। ऑलरेडी आपको पता है आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स जिनको हम टेक्निकली इराइथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसके अलावा डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इसके अलावा ब्लड प्लेटलेट्स। तो आरबीसीज जो हैं यानी कि इराइथ्रोसाइट्स जो हैं जिनको हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं,
इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है WBCs के कंपैरिजन में, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाओं के कंपैरिजन में। RBCs और WBCs जो हैं, इनके नंबर का जो आपस में रेशो है, जो अनुपात है, वो 600:1 है, यानी कि 600 RBCs के होने पर उसके मुकाबले एक WBC होगी। अब WBC में कोई पिगमेंट नहीं होता है, तो इसलिए वो तो कलरलेस होती हैं, लेकिन RBCs में पिगमेंट होता है और उसके वजह से वो कलर्ड होती हैं और उन्हीं की वजह से ब्लड का कलर आता है। RBCs में जो पिगमेंट है वो ना सिर्फ ब्लड को कलर देता है, बल्कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। WBCs का काम जो है वो थोड़ा अलग तरह का है। ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करने वाली सेल्स होती हैं ब्लड की, जो हमें इम्यूनिटी देती हैं, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता देती हैं। जो प्लेटलेट्स हैं, इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखिएगा एक सेंटेंस में, दे हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन, रुधिर का थक्का जमने में, ब्लड का क्लॉट बनाने में ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। जब भी आपके कहीं चोट लगती है तो विद इन 5 to 7 मिनट्स, अगर छोटी मोटी चोट है तो 5 से 7 मिनट में अपने आप नेचुरली ब्लड का फ्लो रुक जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ब्लड क्लॉट हो गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गई, यानी कि रुधिर का थक्का जम गया। तो ये जो है ब्लड प्लेटलेट्स ये काम करती हैं। तो ये 3 तरह की जो ब्लड सेल्स या कॉर्पसेल्स हैं, अगर हम एक किसी ब्लड वेसल का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के देखें, बहुत सिंपल सा आपको यहाँ डायग्राम दिखाया जा रहा है, तो उसमें देखिए ये RBCs हैं जो रेड कलर से दिखाई गई हैं। ख़ास बात उनकी एक और है, उसको भी याद रखिएगा, दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। शुरुआत में जब यंग RBCs होती हैं तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन आगे चलकर इनमें धीमे धीमे न्यूक्लियस समाप्त हो जाता है। तो मैच्योर RBCs को जब आप देखेंगे तो उनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। जो WBCs हैं बहुत तरह की होती हैं, उनमें न्यूक्लियस होता है और उनमें 2 तरह के कैरेक्टर होते हैं। कुछ WBCs का साइटोप्लाज्म स्मूथ होता है, कुछ का ग्रैन्युलर होता है, दानेदार होता है। तो वो ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट की फॉर्म में डिफरेंशिएट की जाती हैं। न्यूक्लियस के शेप और साइज का बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है WBCs में, और वो आपको डिफरेंट शेप के न्यूक्लियस मिलेंगे। तो अपने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बेस पर WBCs या ल्यूकोसाइट जो हैं बहुत डिफरेंट टाइप की होंगी। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके अलावा मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ये सब WBCs के टाइप हैं। बीच बीच में आपको ये कुछ ब्लड प्लेटलेट्स भी दिख रही हैं। तो ये जो ब्लड का कॉम्पोजिशन है वो तो सेल्स यहाँ पर शो की जा रही हैं, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये जो है ये फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, जिसमें ये सेल्स फ्लोट कर रही हैं, और यही पार्ट जो है वो प्लाज्मा कहलाता है। तो आपको कॉम्पोजिशन शायद समझ में अब आ गया होगा ब्लड का, कि जो ब्लड है डेफिनेटली वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन उसके जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं, उसकी संरचना के जो घटक हैं वो 2 तरह के हैं। एक फ्लूइड पार्ट है प्लाज्मा, और बाकी उसमें 3 टाइप की सेल्स हैं, WBCs, RBCs और ब्लड प्लेटलेट्स। जो ब्लड हमारी बॉडी में है, आप बहुत कॉमनली देखते हैं कि वो लाल रंग का ब्लड आपको दिखता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ब्लड लाल हो। अब लाल क्यों होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है, याद रखने लायक। उम्मीद है आपने पहले बहुत बार ये सुना है, लेकिन फिर भी इसको आज याद रखिएगा। हमारे ब्लड में जो RBCs होती हैं, उनके अंदर एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है, जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो कि लाल रंग का होता है, उसकी प्रेजेंस या उसकी उपस्थिति के कारण जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, चूंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है अनुपात में या रेशो में WBCs के कंपैरिजन में, तो उनकी वजह से ब्लड नॉर्मली लाल होता है,
रेड कलर का होता है, खासतौर से ह्यूमन बींग्स में और लगभग सारे वर्टिब्रेट्स में। तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों सहित, उन सब में ब्लड लाल रंग का होता है और वो लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो एक तरह का पिगमेंट है जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। लेकिन दूसरे रंगों का भी ब्लड होता है। अगर आपने ये पहले पॉइंट नहीं कभी पढ़ा था तो आज इसको याद रखिएगा और नोट भी करिएगा। ब्लड न सिर्फ रेड कलर का बल्कि ब्लू कलर का भी हो सकता है, नीले रंग का ब्लड भी हो सकता है, और वो नीले रंग का तब होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा। कॉपर कंटेनिंग एक पिगमेंट होता है, कॉपर का कंपाउंड है ये, हीमोसाइनिन। तो हीमोसाइनिन नाम का, स्पेलिंग सही लिखिएगा, HEMOCYANIN। तो हीमोसाइनिन एक कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है। अगर किसी एनिमल की बॉडी में ये पिगमेंट पाया जाता है तो उसका ब्लड ब्लू कलर का हो सकता है। आपको स्पाइडर्स और ऑक्टोपस, इनके अंदर आपको ब्लू कलर का ब्लड मिलेगा। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ऑक्टोपस का जो नीले रंग का रक्त होता है, जो ब्लू कलर उसका ब्लड होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है? तो नाम याद रखिएगा, हीमोसाइनिन के कारण। एक और पॉइंट है यहां पर कि कुछ जगह पर आपको ग्रीन कलर का ब्लड भी मिल सकता है। जी हाँ, ग्रीन कलर का भी ब्लड होता है, और अगर किसी में ग्रीन कलर का ब्लड है तो वो इस पिगमेंट के कारण है। नाम याद रखिएगा इसका, क्लोरोक्यूरोरिन। ये नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्रीन कलर का, एक्चुअली ये ऑक्सीडाइज्ड होकर ये पिगमेंट डार्क ग्रीन कलर देता है और नॉर्मल कंडीशन में अपने लाइट ग्रीन कलर देता है। लीच जो है, जोंक जिनको कहते हैं आमतौर पर, और कुछ मैरीन वर्म्स हैं, समुद्र में पाए जाने वाले वर्म्स या कृमि हैं, उनके अंदर इस पिगमेंट के कारण अक्सर ब्लड जो है वो ग्रीन कलर का हो सकता है। कुछ कंडीशन में ब्लड वॉयलेट कलर का यानी कि बैंगनी रंग का भी हो सकता है, और वो हीमोराइथ्रिन नाम का, जो हीमोराइथिन एक पिगमेंट है, और इसके कारण, ये आयरन कंटेनिंग एक पिगमेंट है हीमोराइथिन, और इसके कारण कभी कभी ब्लड जो है वो वॉयलेट कलर का हो सकता है। पीनट वर्म, ये एक मैरीन वर्म होता है, इसके जैसे कुछ और वर्म भी हैं, उनके अंदर भी वॉयलेट कलर का ब्लड आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन चूंकि हम मोस्टली ज़ूलॉजी और में फिजियोलॉजी जब स्टडी करते हैं तो वो वर्टिब्रेट्स की फिजियोलॉजी होती है, ख़ासतौर से ह्यूमन बींग्स की फिजियोलॉजी होती है, तो वहाँ पर हम केवल ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं, तो वो हमें हमेशा रेड पढ़ने को मिलता है। तो हमें हमेशा यही ध्यान रहता है कि नॉर्मली ब्लड जो है वो रेड कलर का ही होता है, लेकिन रेड के अलावा ब्लू, ग्रीन और वॉयलेट कलर के ब्लड भी हो सकते हैं। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़ासतौर से नीट जैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उन पिगमेंट्स का नाम याद रखें जो अलग अलग तरह के ब्लड को या उनको रंग देने वाले पिगमेंट हैं। तो रेड कलर का ब्लड हीमोग्लोबिन की वजह से, ब्लू कलर का ब्लड हीमोसाइनिन की वजह से, ग्रीन कलर का ब्लड क्लोरोक्यूरोरिन की वजह से, और वॉयलेट कलर का ब्लड हीमोराइथ्रिन की वजह से होता है। एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है जो शायद आपने पहले कभी पढ़ी भी नहीं है, या तो बहुत कम जगह पर पढ़ी है, या आपको उसके बारे में कभी नहीं बताया गया। आपको कहा गया कि हमारे अंदर जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो एक सिस्टम है जिसको हम ABO सिस्टम कहते हैं, लेकिन सही बात यह है कि सारे एनिमल्स में और सारे मनुष्यों में एक ही तरह के ब्लड ग्रुप नहीं हैं। आप ख़ासतौर से अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें हम, तो ह्यूमन बींग्स में केवल ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम नहीं है, मोर देन 30 ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में। 34 से भी ज़्यादा, लगभग 34 या उससे भी एक आध ज़्यादा हैं, तो 30 से ज़्यादा आप सीधा सीधा कहिए, मोर देन 30 ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। और उन ब्लड ग्रुप्स के जो वेरिएंट्स हैं, अगर उनको जोड़ लें तो कुल मिलाकर 300 से ज़्यादा ब्लड ग्रुप्स हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है। आपने ये नाम पहले पढ़ा है तो आपको ये भी बताया गया होगा कि ये ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था 1900 में, और उन्होंने जो डिस्कवरी की थी कार्ल लैंडस्टीनर में, वो 1900 में जब डिस्कवरी की थी तो उन्होंने ब्लड ग्रुप A, B और O डिस्कवर किया था, कार्ल लैंडस्टीनर। और ये ईयर 1900 में,
उससे पहले ये माना जाता था कि सारे व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप एक जैसा होता है, और इसीलिए अक्सर मनुष्यों के अंदर कभी कभी कुछ एनिमल्स का ब्लड भी डॉक्टर्स जो थे वो ट्रांसफ्यूज़ कर देते थे और ट्रांसफ़र करते थे, जिसकी वजह से डेथ हो जाती थी। या एक व्यक्ति का ब्लड बिना टेस्ट किए हुए दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता था, ये मान के कि सारे मनुष्यों का ब्लड एक जैसा होता है। लेकिन कार्ल लैंडस्टीनर ने ईयर 1900 में जब डिस्कवर किया कि सारे मनुष्यों में ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं, तब ये पता चला कि हमारे ब्लड ग्रुप डिफरेंट होते हैं। ख़ासतौर से उन्होंने कहा कि 3 तरह के ब्लड ग्रुप हैं, ए, बी और ओ। आगे चलकर जो था ब्लड ग्रुप ए बी की डिस्कवरी भी हुई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। एल्फ्रेड डिकैस्टेलो, ये एक और साइंटिस्ट थे, इन्होंने ईयर 1902 में ब्लड ग्रुप ए बी डिस्कवर किया। तो अब जिसको हम ब्लड ग्रुप सिस्टम ABO कहते हैं, उसमें ब्लड ग्रुप ए बी और ओ 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं। इसके अलावा RH एंटीजन ब्लड ग्रुप सिस्टम भी एक है, जिसके अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति या तो RH पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। तो मेनली सारे मनुष्यों में 2 ब्लड ग्रुप जो हैं वो प्रीडोमिनेंट हैं, बहुत ज़्यादा जिनकी स्टडी की गई है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH एंटीजन ब्लड ग्रुप सिस्टम। उसी के अकॉर्डिंग आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव या A नेगेटिव होता है, B पॉजिटिव या B नेगेटिव होता है, या O पॉजिटिव A नेगेटिव होता है। आगे इसको डिस्कस करेंगे इसका क्या मतलब है, लेकिन यहाँ ये जान लीजिए कि जो 34 टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स अभी तक पहचाने गए हैं, उनमें ABO सिस्टम के अलावा RH सिस्टम है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन एक MNS सिस्टम भी है, SS, इसको सिडनी सिस्टम भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर किया गया था ये एक पेशेंट में। SS सिस्टम, सिडनी सिस्टम भी कहते हैं इसको। डफी सिस्टम, DUFFY, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो जिन व्यक्तियों में पाया जाता है, उनके RBCs पर एक ख़ास तरह का प्रोटीन एब्सेंट रहता है। वो प्रोटीन एब्सेंट होने की वजह से उन व्यक्तियों पर मलेरिया पैरासाइट जो है, ख़ासतौर से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है, उसका इन्फेक्शन नहीं हो पाता है, और ऐसे व्यक्ति जो हैं मलेरिया के लिए इम्यून होते हैं, उन पर मलेरिया रोग का प्रभाव नहीं होता है। सहारा का जो रीजन है, अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट का रीजन है, वहाँ पर 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उसमें ये डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है, और उनमें उस पर्टिकुलर एंटीजन की एब्सेंट की वजह से, एंटीजन आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा क्या होता है, अभी एंटीजन की आगे बात करते हैं, लेकिन आप बस ये एक सेंटेंस याद रखिएगा कि जो अफ्रीकन रीजन है, वहाँ पर सहारा का जो सब रीजन है, वहाँ पर 90% पॉपुलेशन में RBCs की सतह पर एक ख़ास तरह का एंटीजन एब्सेंट रहता है, जिसके कारण उनमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्शन प्रभावी नहीं होता है, और वो लोग मलेरिया के लिए इम्यून होते हैं, मलेरिया के लिए वो रेसिस्टेंट होते हैं, उनमें मलेरिया रोग नहीं होता है। इसके अलावा किड ब्लड ग्रुप सिस्टम भी है। किड एक पेशेंट का नाम था जिसमें पहली बार ये ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया गया। के एंटीजन सिस्टम, RH एंटीजन सिस्टम के बाद ये सबसे कॉमन एंटीजन है जो मनुष्यों में पाया जाता है, के एंटीजन कहते हैं। किडनी से रिलेटेड ये एक एंटीजन है। तो कुल मिलाकर जो 34 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स पाए जाते हैं, उनमें से कुछ ये यहाँ पर नाम दिए हैं। ये अलग बात है कि मेन उसमें से जो स्टडी किया गया है और जो बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है मनुष्यों में, जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और जिसको ज़्यादा वेटेज भी दिया जाता है, वो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है। वहाँ पर 2 पॉइंट आपको बताए गए हैं। जो ब्लड ग्रुप A, B और O है, कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने इसको डिस्कवर किया था ईयर 1900 में। बाद में AB ब्लड ग्रुप जो था ये भी डिस्कवर हुआ था एल्फ्रेड डिकैस्टेलो ने 1902 में। ये जो बात अभी हुई कि हमारे अंदर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, जिसके अकॉर्डिंग 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है, A, B, AB और O। अब ये तय कैसे होता है? लैंडस्टीनर साहब के काफ़ी बाद में ये पता चला कि ब्लड ग्रुप जो है वो एक जेनेटिकल प्रॉपर्टी है, और हमारे क्रोमोसोम्स पर उसको कंट्रोल करने के लिए जीन्स पाए जाते हैं। ख़ासतौर से क्रोमोसोम 6 जो है उसके ऊपर जीन्स पाए जाते हैं, और उन जीन्स के कंट्रोल में हमारे ब्लड में ख़ासतौर से RBCs पर
कुछ ख़ास प्रोटीन्स बनते हैं जो ये तय करते हैं कि किसी व्यक्ति में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। अब जिन प्रोटीन्स की इम्पोर्टेंस है ब्लड ग्रुप को तय करने में, वो दो तरह के हैं, दो कंडीशन में या दो फॉर्म में पाए जाते हैं। एक कहलाते हैं एंटीजन और एक एंटीबॉडी। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिनको आज तक कन्फ्यूजन रहा हो ब्लड ग्रुप्स के बारे में, आप इतना पार्ट बहुत ध्यान से और आराम से इसको सुनिएगा और बाद में नोट भी कर सकते हैं आप। इसके नोट्स के तौर पे जब बना के आप पढ़ेंगे तो आपको शायद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आगे कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो पहले तो इन दो जो टर्म है इनको आप समझ लीजिए। एंटीजन, एंटीजन क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच ट्रिगर इम्यून रेस्पॉन्स। कोई भी ऐसा तत्व, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी के शरीर में इम्यून सिस्टम को जो है प्रोवोक कर देता है, उसके रोग प्रतिरोध क्षमता को जो है जगा देता है और उसका इम्यून रेस्पॉन्स आपको शरीर में देखने को मिलता है, वो एंटीजन कहलाएगा। तो एंटीजन जो है वो मोस्टली जो है प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कभी कभी वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं और ये सेल सरफेस पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जब हम सेल सरफेस कह रहे हैं तो उसका मतलब नॉर्मली आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं, उनकी सरफेस पर एक ख़ास तरह के एंटीजन पाए जाते हैं, वो या ख़ास तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं आप कहिए, वो एंटीजन कहलाते हैं। हर व्यक्ति के ब्लड में जो आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन होंगे वो उसके लिए ख़ास होते हैं, क्योंकि उसके लिए जो जीन्स हैं वो अपने पेरेंट से उसको मिले हैं और उसकी अगली पीढ़ी में उसके पास से जीन जाएंगे। तो जो अगली पीढ़ी होगी उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा ये तय इस बात से होगा कि उसके पेरेंट के पास कौन से एंटीजन के लिए जीन्स हैं। अब ये एंटीजन जिनको आप कह रहे हैं जो आरबीसी की सरफेस पर पाए जाते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ये दो टाइप हैं एंटीजन के, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? ये भी एक तरह के प्रोटीन है, वाई शेप्ड प्रोटीन होते हैं, इस आकृति वाले ये प्रोटीन होते हैं वाई शेप्ड, और एक्चुअली ये ग्लोबुलिन्स टाइप के प्रोटीन हैं जिनको ग्लोबुलिन्स कहते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं। अभी यहाँ पर बात की थी आपसे कि जो WBCs हैं कई तरह की हैं, उनमें लिम्फोसाइट्स जो हैं, WBCs को हम आमतौर पर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, कम से कम 5 से 6 टाइप हैं उनके। उनमें से लिम्फोसाइट्स जो हैं ये इम्यून सिस्टम का पार्ट हैं और ये ऐसी WBCs हैं जो आगे चलकर इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स में सहायता करती हैं। तो लिम्फोसाइट्स जिनको आप कह रहे हैं वो एक तरह की WBCs हैं और वो दो तरह की होती हैं, दो फॉर्म में। एक कहलाती हैं बी लिम्फोसाइट्स और एक कहलाती हैं टी लिम्फोसाइट्स। कभी कभी इनको कुछ बुक्स में बी सेल्स और टी सेल्स भी लिखा होता है। तो अगर आपने बी सेल्स और टी सेल पढ़ा था तो कंफ्यूज मत रहिएगा, बी लिम्फोसाइट का दूसरा नाम बी सेल है और टी लिम्फोसाइट का दूसरा नाम जो है वो टी सेल्स है। अब ये बी लिम्फोसाइट जो है वो एक्चुअली क्या करती हैं, वो जब कोई ऐसा एंटीजन शरीर में आता है जो हमारे शरीर का भाग नहीं है, उसको रोकने के लिए वो ख़ास तरह की सेल्स बनाती हैं जिन्हें कहते हैं प्लाज्मा सेल्स। और वो प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडी बनाती हैं और वो एंटीबॉडी ख़ास तरह के प्रोटीन्स हैं जो उन एंटीजन को जो शरीर के बाहर से शरीर में आए हैं उनको रोकते हैं। अब एक और छोटी सी बात जो यहाँ पर आपको समझनी थी तो उसको सुन के और याद रखिएगा। एंटीजन दो तरह के हो सकते हैं, एक तो वो जो हमारे शरीर में बन रहे हैं, जैसे आरबीसी के ऊपर हमारे एंटीजन पाए जाते हैं, ये सेल्फ एंटीजन कहलाते हैं। इम्यून सिस्टम इनको इग्नोर कर देता है, इनको इम्यून सिस्टम अपने शरीर का भाग मानकर इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जो हमारे शरीर के बाहर से हमारे शरीर में आ रहे हैं एंटीजन, वो फॉरेन एंटीजन है। मान लीजिए आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया आ गया, आपके शरीर में कोई वायरस आ गया, उनके ऊपर भी सरफेस पर खास तरह के प्रोटीन्स होंगे जिनको एंटीजन कहेंगे, ये फॉरेन एंटीजन है। इनको हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत पहचानता है और उसके रेस्पॉन्स में
उन ख़ास एंटीजन को रोकने के लिए ख़ास तरह के एंटीबॉडी बनाता है जो उनको जाकर रोकते हैं और फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो नॉर्मली हमारे शरीर के एंटीजन यानी कि सेल्फ एंटीजन को इम्यून सिस्टम नष्ट नहीं करता है, लेकिन फॉरेन एंटीजन जो हैं, जो हमारे शरीर से बाहर से हमारे शरीर में आ रहे हैं, उनको हमारा इम्यून सिस्टम रोकता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और जो हमारे शरीर के एंटीजेंस हैं उनको भी फॉरेन एंटीजन मानकर उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है, नष्ट करने लगता है। और ऐसी कंडीशन में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी ख़त्म होने लगता है और एंटीजन जो हमारे शरीर के अपने एंटीजन हैं वो भी ख़त्म होने लगते हैं। ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं इसको। आपने अगर पहले नाम सुना है एक डिजीज़ का, माइस्थेनिया ग्रेविस, वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और वो डिसऑर्डर जो है वो इसी तरह का है जिसमें इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होकर अपने ही शरीर के सेल्फ एंटीजन को नष्ट करना शुरू कर देता है। आगे एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने को मिलेगा, तो उस वीडियो का वेट करिए, वहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इस बारे में। फ़िलहाल यहाँ देखते हैं कि जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो एक तरह की WBCs होती हैं, उनके जो दो टाइप हैं, उनमें से बी लिम्फोसाइट जो हैं, जैसे ही हमारे शरीर में बाहर से कोई एंटीजन आता है, बैक्टीरिया या वायरस या और किसी के फॉर्म में, तो उसको रोकने के लिए वो पहले प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं और वो प्लाज्मा सेल जो हैं ये वाई शेप के ख़ास तरह के प्रोटीन बनाती हैं और वो एंटीबॉडी कहलाते हैं। ये दो एंड हैं इसके और इन दोनों एंड से ये दो अलग अलग एंटीजन को कनेक्ट करके उनको अपने साथ जोड़ सकता है, उनको रोक सकता है। और ये जो है एंटीबॉडी ये एक ख़ास एंटीजन के लिए बनेगा, किसी और एंटीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, ये एंटीजन केवल ये एंटीबॉडी केवल आइडेंटिफाई करता है एक एंटीजन को, उस सेल को आइडेंटिफाई करता है जिसकी सरफेस पर फॉरेन एंटीजन लगा है, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है क्योंकि ये अंदर नहीं जा सकता है। तो डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगी टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट या तो डायरेक्टली उस फॉरेन एंटीजन वाली सेल के सरफेस पर जाकर जुड़ती हैं और उसको नष्ट कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, या कुछ ऐसी टी लिम्फोसाइट्स होती हैं जो दूसरी लिम्फोसाइट्स को प्रोवोक करती हैं, उनको बताती हैं कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट या फॉरेन एंटीजन आया है शरीर में, इसको नष्ट करना है। तो सबसे पहले मैक्रोफेजेस वो पहुंचती हैं, वो हमारे शरीर का फर्स्ट लाइन डिफेंस है, पहली पंक्ति की सुरक्षा देने वाली ल्यूकोसाइट्स होती हैं, वो जाकर उसको खाकर नष्ट कर देती हैं। अगर मैक्रोफेजेस ये काम पूरा नहीं कर पाई तो फिर न्यूट्रोफिल्स जाएंगी, बेसोफिल्स जाएंगी, वो उनको नष्ट कर देंगी। तो अगर आपका शरीर में इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिव है तो बाहर से आने वाले कोई भी आपके लिए जो बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस जैसे कोई भी पैथोजन है वो आपकी बॉडी पर ज़्यादा आसानी से अटैक नहीं कर सकते। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल एंटीजन और एंटीबॉडी का है। इम्यून सिस्टम के बारे में आगे कभी डिस्कस करेंगे तो उसमें आप इनके बारे में, एंटीबॉडीज़ के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ ये बात को याद रखना है आपको कि एंटीजन ख़ास तरह के प्रोटीन हैं जो आरबीसी की सरफेस पर होते हैं। दो तरह के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और एंटीबॉडी जो है वो ब्लड प्लाज्मा में, ये जो फ्लूइड वाला पार्ट था, इसमें पाए जाने वाले ख़ास प्रोटीन हैं जो बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं और वाई शेप्ड, बहुत ख़ास तरह के वाई शेप प्रोटीन्स हैं। अब ये आपके लिए एक बहुत सिंपल वे में डायग्राम बनाए गए हैं और आपको जो दिखाया जा रहा है ये किसी ब्लड वेसल्स के सेक्शन है, जिसमें आपको ये वाला हिस्सा जो दिखाया जा रहा है ये तो प्लाज्मा है, ये तो ब्लड प्लाज्मा है। और उस ब्लड प्लाज्मा में जो आपको दूसरी चीज़ देखने को मिल रही है वो है आरबीसी, ये आरबीसी है। और ये ब्लड प्लाज्मा के साथ में जो आरबीसी हैं और ब्लड प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है वो आपको बस समझना है। अगर आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया तो फिर आप जो ब्लड ग्रुप के टाइप हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से लर्न कर पाएंगे। देखिए, ये आरबीसी हैं और इनकी सरफेस पर ये ख़ास तरह के एंटीजन लगे हुए हैं और ये एंटीजन है ए। तो अगर किसी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए लगा है तो वो डेफिनेटली ब्लड ग्रुप होगा ए।
लेकिन यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें आरबीसी की सरफेस पर तो एंटीजन ए होता है, लेकिन उस ब्लड के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होता है वो एंटी बी एंटीबॉडी होता है। यानी कि वो ऐसा एंटीबॉडी होता है जो किसी के ब्लड में आने वाले एंटीबॉडी बी को जो है एंटीजन बी को जो है वो रोकने का काम करेगा। तो अगर कोई आपको ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति मिला है तो आप देखिएगा तो उसके ब्लड में आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन तो ए होगा, लेकिन उसका जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी जो है वो एंटी बी एंटीबॉडी होगा। तो ब्लड ग्रुप ए में यहाँ पर आप चाहें तो इसको समरी के तौर पे लिख सकते हैं, एंटीजन तो ए है और जो एंटीबॉडी है वो बी है, एंटी बी एंटीबॉडी। तो ये ब्लड ग्रुप ए की बात हो गई। ब्लड ग्रुप बी जो होता है उसमें आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन है वो तो बी है, आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन है वो तो बी है, लेकिन जो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी है वो एंटी ए एंटीबॉडी है। यानी कि वो ऐसे एंटीबॉडी हैं जो एंटीजन ए को रोकते हैं। तो यहां पर एंटीजन तो हो गया बी और एंटीबॉडी जो है वो है एंटी ए एंटीबॉडी। तो ये ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसके शरीर में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखिएगा, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसके ब्लड में जो आरबीसीज हैं उनकी सरफेस पर एंटीजन बी भी मिलेंगे आपको और एंटीजन ए भी मिलेंगे, लेकिन उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। यानी कि अगर ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके ब्लड में ऐसी कोई एंटीबॉडी नहीं होती है जो बाहर से आने वाली किसी एंटीजन को रोक सकें। चाहे तो एंटीजन ए आ जाए उसको भी नहीं रोक पाएंगे, और एंटीबॉडी अगर एंटीजन बी आ जाए उसको भी नहीं रोक पाएंगे। तो इनके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। एक और ब्लड ग्रुप का ये जो आपको दिखाया जा रहा है जिसको हम ब्लड ग्रुप ए ओ कहते हैं, सॉरी, उसमें जो आरबीसीज हैं उनकी सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है, ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, लेकिन जो प्लाज्मा है उसमें देखिए दोनों तरह के एंटीबॉडी हैं, एंटी ए एंटीबॉडी भी है और एंटी बी एंटीबॉडी भी है। यानी कि जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें दोनों तरह के एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटी ए एंटीबॉडी भी और एंटी बी एंटीबॉडी भी। यानी कि ये ब्लड जो है बाहर से आने वाले एंटीजन ए को भी रोकेगा और बाहर से आने वाले एंटीजन बी को भी रोकेगा। तो इसमें दो तरह के एंटीबॉडी हैं लेकिन एंटीजन नहीं होता है। तो चार तरह के जो ब्लड ग्रुप हैं ए बी और ओ, उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है एंटीजन और एंटीबॉडी के बेस पर वो इस तरह का है। अब आप इसको ज़रा दूसरी तरह से समझिए। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है अगर हम उसको ब्लड ग्रुप ए देते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके शरीर में जो ब्लड है उसमें एंटीजन बी को रोकने वाले एंटीबॉडी हैं, लेकिन वो ए एंटीजन को नहीं रोकते हैं। तो जब आपने उस व्यक्ति को ए ब्लड ग्रुप दिया तो उसमें कोई आपस में क्लम्पिंग या कोआगुलेशन नहीं होगा, आराम से वो रिसीव कर लेगा ब्लड। लेकिन अगर आप इस व्यक्ति को ब्लड ग्रुप बी देंगे तो जैसे ही वो दोनों के ब्लड मिलेंगे तो चूंकि इस व्यक्ति के ब्लड में एंटी बी एंटीबॉडी है तो ये एंटीबॉडी तुरंत जाकर जो बाहर से ब्लड रिसीव किया गया है, जो ब्लड ग्रुप बी का ब्लड है, उसके एंटीजन बी के साथ जुड़ जाएंगे और उनको नष्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, और ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति जो है उस ब्लड को रिसीव नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है वो केवल ए से ब्लड ग्रुप ले सकता है, बी से नहीं ले सकता है, और जो ब्लड ग्रुप ओ है ये उसको दिया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर किसी तरह के एंटीजन नहीं है। तो वहाँ पर जो एंटीबॉडी हैं वो तो एंटी बी एंटीबॉडी हैं, लेकिन इसके अंदर ना तो एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, तो इसको रोकने का कोई सवाल नहीं है। तो डेफिनेटली ब्लड ग्रुप ओ जो है ये इस व्यक्ति को दिया जा सकता है या ब्लड ग्रुप ए दिया जा सकता है। इसी तरह से जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है या तो उसको आप बी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं या फिर उसको ब्लड ग्रुप ओ दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपने उसको ए ब्लड ग्रुप दिया तो इसके ब्लड में एंटी ए एंटीबॉडी है,
तो जैसे ही आप ब्लड ग्रुप ए उसको देंगे तो वो एंटीबॉडी जो उसके अंदर है एंटी ए, वो उस ब्लड ग्रुप जो आपने बाहर से उसको दिया है तो उसके एंटीजन जो ए हैं उनके साथ वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनको जुड़कर उनके साथ में, तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन फेल हो जाएगा। जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें चूंकि कोई एंटीबॉडी नहीं है तो आप ऐसे व्यक्ति को चाहे ए बी ब्लड ग्रुप दें तब भी वो रिसीव कर लेगा। अगर आप उसको ब्लड ग्रुप ए देंगे जिसके अंदर एंटीजन ए है लेकिन उनको रोकने के लिए यहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं है, उसको भी रिसीव कर लेगा। अगर आप उसको ब्लड ग्रुप बी देंगे जिसके अंदर एंटीजन बी है तो उसको रोकने के लिए भी यहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं है तो वो उसको भी रिसीव कर लेगा। और ओ में तो कोई एंटीजन होते ही नहीं है तो वो उसको भी रिसीव कर सकता है। तो इसीलिए जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो व्यक्ति यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, हर किसी ब्लड ग्रुप को वो एक्सेप्ट कर सकता है यानी कि रिसीव कर सकता है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, हमारे जो शरीर में जो ब्लड ग्रुप हैं, आपको ये कहा गया कि ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, अक्सर आप यही सेंटेंस याद रखते हैं, लेकिन आप उसको एग्जैक्टली याद रखिए कि ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यानी कि जिसमें ए बी ब्लड ग्रुप होगा साथ में RH एंटीजन भी पाया जाएगा, तो वो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होगा वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, ना कि ए बी निगेटिव। ए बी निगेटिव जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं है, केवल ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट या एक्सेप्टर आप कहिए, तो ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। इसी तरह से चूंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले में कोई एंटीजन नहीं होते हैं तो ये ब्लड किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे वो ब्लड ग्रुप ओ वाला हो, ए वाला हो, बी वाला या ए बी वाला, तो इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। और यहाँ पर भी आपको याद रखना है ओ निगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है, ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। तो उम्मीद है कि ये जो आपको एंटीजन और एंटीबॉडी के बेसिस पर जो समझाई गई है बात कि ब्लड ग्रुप को हम किस तरह से पहचान सकते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बेस पर, तो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा ये इन्फॉर्मेशन। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस है एक जेनेटिकल प्रॉपर्टी के तौर पर वो मनुष्यों में किस तरह से होता है। अगर मदर फादर के ब्लड ग्रुप आपको पता है तो आप उनके चाइल्ड के ब्लड ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं अक्सर पेपर्स में आपके लिए, जिसमें आपको बताना होता है कि अगली जनरेशन में कौन कौन से ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं जहाँ पर मदर फादर के ब्लड ग्रुप दिए होते हैं। तो उस तरह की प्रॉब्लम्स भी देखेंगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड इनहेरिटेंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर फिलहाल हमने ब्लड कॉम्पोजिशन की बात की है ब्लड ग्रुप्स की, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से नोट करके पढ़िए। और जो लोग नए हैं रेहान बायोलॉजी पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस रेहान बायोलॉजी चैनल को और देखते रहिए, पढ़ते रहिए।